हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? ये आपकी 11th क्लास की 3rd यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और आपने बायोलॉजी में जो पढ़ा होगा, अगर कुछ भी आपने पढ़ा होगा तो आपने सेल के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ रखा होगा। आपकी 9th क्लास में भी सेल का एक चैप्टर है जिसमें आपको ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है पूरा सेल के बारे में। यहाँ पर हम डिटेल स्टडी को करते हुए चलेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करें तो सेल को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें कि व्हाट इज सेल, तो सेल इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वॉट इट मीन्स कि सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। किस तरीके से ये सब बातें इस सेल को डिफाइन करती हैं। तो बेटा एक एक अगर हम टर्म को समझते चलें तो हमको समझ में आ जाएगा कि सेल इस टर्म को किस तरीके से आइडेंटिफाई या जस्टिफाई कर रही है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें, सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो हाउ इट इज कॉल्ड द सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। तो याद रखना बेटा कि हम एक अगर नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की बात करें, बेटा किसकी बात करें, एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो एक ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? उसकी बॉडी में प्रेजेंट काफी सारे ऑर्गन सिस्टम से। किससे बनता है? ऑर्गन सिस्टम से। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करें तो बेटा हम किससे बने हुए हैं? देखिए हमारे पास में डाइजेशन, खाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, ठीक है ना। सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। बाकी सब चीज़ों को सर्कुलेट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, ठीक है। चलने फिरने के लिए लोकोमोटरी सिस्टम मौजूद है। सोचने के लिए, देखने के लिए हमारे पास में क्या है? न्यूरल सिस्टम मौजूद है। इन सबको कंडक्ट करने के लिए हमारे पास में केमिकल सिस्टम मौजूद है। तो हमारे पास में बॉडी जो हमारी चल रही है, वो हमारा जो ऑर्गेनिजम्स का एक फॉर्मेशन हुई है वो किससे हुई है बेटा? ऑर्गन सिस्टम से। अगर किसी एक ऑर्गन सिस्टम में बात करें, अगर मान लीजिए किसी एक ऑर्गन सिस्टम में बात करें तो किससे बने होता है वो? ऑर्गन्स। क्योंकि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बेटा माउथ का पार्ट अलग है, ठीक है ना। ऑइसोफेगस अलग है, स्टमक अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन अलग है। उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, चाहे वो लिवर हो, पेनक्रियाज हो, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर हो, सलाइवरी ग्लैंड हो, ये सब चीजें अलग अलग मौजूद है। तो बेटा क्या मौजूद होते हैं? ऑर्गन। और एक ऑर्गन किससे बनता है बेटा? काफी सारे टिश्यूज से। और एक टिश्यू की फॉर्मेशन किससे होती है बेटा? सेल से। तो दैट्स वाई सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? बिकॉज एनी ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इफ वी सी द लोअर ऑर्गेनिजम्स, दिस कंटेंट इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल इन सम ऑर्गेनिजम्स ओनली ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। और अगर हम नीचे चले जाएं तो किसी में टिश्यू सिस्टम मौजूद है, और अगर नीचे चले जाएं तो सेल मौजूद है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपने एक ऑर्गेनिज्म जरूर पढ़ा है, जिसने बायोलॉजी पढ़ी है उसने ये ऑर्गेनिज्म जरूर पढ़ा है, अमीबा। और बेटा अमीबा सिर्फ एक सेल का होता है एंड एग्जिस्ट एज अ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम बोलते हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो याद रख लो कि अगर ये चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही हैं तो इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? नेक्स्ट, फंडामेंटल। व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल? तो देखो फंडामेंटल की अगर हम बात समझें यहाँ, ठीक है ना, फंडामेंटल की अगर हम बात समझें, फंडामेंटल की अगर हम बात समझें तो समझने की कोशिश यहां से करिए बेटा कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए एनर्जी का सोर्स क्या होता है? फूड।
और फूड एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, एक कैसा है बेटा, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, और उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट। और लास्ट में अगर हम सिंपल फॉर्म की बात करें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ग्लूकोज में। पढ़ा है थोड़ा बहुत, नॉर्मल बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर एनर्जी चाहिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो बेटा, याद रखना हर किसी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, फूड। वो अलग बात है प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन उसको खाना जो बन गया उसकी एनर्जी को भी चाहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस खाने को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एनर्जी का सोर्स क्या होता है, एटीपी। और ये ग्लूकोज अल्टीमेटली कहाँ एंटर करेगा, एंटर इनटू दी सेल। बेटा कहाँ एंटर करेगा, एंटर इनटू दी सेल। और सेल में जाने के बाद में जब वो फिर किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में जाएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या बनाएगा, एटीपी। सही बात। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट। इतनी बात समझ में आई। और बात कर लो फंडामेंटल, और क्यों, अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मान लीजिए मूवमेंट शो कर रहा है, तो हमारी बॉडी में अगर एनिमल्स की बात करें तो मूवमेंट के लिए क्या जरूरी होता है, मसल्स। और मसल्स अल्टीमेटली किससे काम करता है बेटा, मसल फाइबर। और मसल फाइबर इज ऑल्सो अ सेल। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट। तो हेयर इज अ सेल को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल की बात करें बेटा तो ऑर्गेनिजम्स is formed by the organ system. Single organ system contains various organ. Single organ have a various tissue and a single tissue have a various types of cells. That's why it is called the structural unit. फंडामेंटल की बात करें तो ऑर्गेनिज्म का, आप नॉर्मल मान लीजिए कोई भी चीज़ हमारी बॉडी, फंडामेंटल क्या होता है बेटा, मूलभूत सुविधाएं। जैसे हमको चलना है, हमको सांस लेनी है, हमको खाना खाना है, हमको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कैसे मिलेगी, भाई आपके डाइजेशन से मिलेगी। अल्टीमेटली डाइजेस्ट चाहे आपके स्टमक में हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाए, लेकिन याद रखिएगा वो वहाँ से एनर्जी नहीं दे सकता जब तक कि वो आपके सेल में एंटर नहीं करेगा, तब तक वो आपको एनर्जी नहीं देगा। सेम हियर, आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक। व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक, दैट माइक्रोस्कोपिक टर्म इज रिलेटेड विद द माइक्रोस्कोप। क्लियर, related with the microscope. और microscope is an instrument which is responsible for to magnify the object. क्लियर ना। क्यों भाई, कोई चीज़ काफ़ी छोटी है और हमको देखना है तो हम किसकी मदद से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पर why it is called microscopic, because it is called microscopic because cells are very small, very smaller in size, not seen by naked eyes. फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि मैं अगर आपके सामने यूं कर देता हूं तो हेयर इज 1000 and 100 ऑफ सेल्स जो वो हैं जो गिर गई, लेकिन क्या हमको दिखाई दी, नहीं। क्यों, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉलर इन साइज। तो इनको देखने के लिए नेकेड आइज का मतलब क्या है, क्या चश्मा पहन के नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि आपके जो स्पेक्स की मैग्निफिकेशन पावर है वो उतनी नहीं है कि वो आप उन सेल्स को देख सको। तो याद रखो बेटा माइक्रोस्कोपिक, क्यों, its size is about 0.1 micrometer to 300 micrometer।
एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। क्लियर? ये मैंने आपको जनरल साइज बता दिया है, डिफर करता है, ये आपको जनरल साइज बता दिया है। 0.1 माइक्रोमीटर टू 300 माइक्रोमीटर, दिस इज द स्मॉलेस्ट साइज। क्लियर? स्मॉलेस्ट सेल का जो साइज प्रेजेंट होगा वो ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हमने बात की कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि सेल को एक्चुअली जो डिफाइन कर सकते हैं हम, सेल को जो एक्चुअली डिफाइन कर सकते हैं हम, तो देखिए बेटा, अब अगर हम सेल को डिफाइन करना चाहें एग्जैक्टली, वो तो एक हम सिंपल डेफिनेशन लेके चले थे। अगर हम सेल को डिफाइन करना चाहें, जो वाइडली एक्सेप्टेड साइंस फील्ड में डेफिनेशन है सेल की, वो क्या है? सेल इज अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बिकॉज इट इज अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स दोज एक्टिविटी विच परफॉर्म इन द लिविंग सिस्टम। क्लियर? बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंटेनर एंड एबल टू डिवाइड इन अ मीडियम फ्री फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है बेटा कि एक सेल एक ऐसी यूनिट है जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज होती हैं वो अपने अंदर करवाता है, एंड वो खुद डिवाइड हो सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, सेल्फ डिवाइड हो सकता है विदाउट एनी मीडियम विच इज प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेल को डिवाइड होने के लिए एक लिविंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत मैं आपको समझाऊं तो बैक्टीरिया है, या जो आज की तारीख में अगर हम बात कर रहे हैं बेटा कोरोना की, तो हम कहते हैं कि उन्होंने कल्चर कर लिया या कुछ और चीज़ कर ली, या कोई बायोलॉजिस्ट कुछ काम कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट कुछ काम कर रहे हैं, तो बेटा वो जो मीडियम है उस मीडियम को अगर हम दें तो बैक्टीरिया, हमने पढ़ा था, बाकी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो क्या करने लग जाती हैं? डिवाइड करने लग जाती हैं। क्या करने लग जाती हैं? डिवाइड करने लग जाती हैं। और तो उन्होंने यही कहा, एंड एबल टू डिवाइड इन अ मीडियम फ्री फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो डेफिनेशन थी ये इन दो साइंटिस्ट ने दी, लॉय एंड साइकिविट्स। क्लियर? तो याद रखिएगा बेटा, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ सेल विच इज गिवन बाय लॉय एंड साइकिविट्स। क्लियर? अब बेटा आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा डिस्कवरी के बारे में बात करें, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि द फर्स्ट सेल was discovered by रॉबर्ट हुक। in 1664। तो बेटा सबसे पहली जो सेल डिस्कवर की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक। अब किसमें डिस्कवर की थी, क्या ऑब्जर्व किया था? तो याद रखिएगा, he discovered in bark of plant। बार्क समझते बेटा? छाल। क्लियर? स्टेम पर वो पार्ट प्रेजेंट होता है, तो उन्होंने किस पर डिस्कवर किया था? बार्क ऑफ प्लांट। और अगर आपको थोड़ा सा जानकारी हो तो बार्क ऑफ प्लांट कैसा स्ट्रक्चर होता है? डेड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए he observed dead cell। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा कि सबसे पहली सेल किसने डिस्कवर करी थी, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी। लेकिन वो सेल कैसी थी? वो सेल डेड सेल थी। और इन्होंने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो ही सेड दैट हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है कि कोई ऐसा कंगा नहीं है जो जिसमें कोई शहद लग रहा हो। हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता प्रेजेंट होता है बेटा। तो देखो, अगर इसकी बात करें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था,
इन्होंने जो देखा था, इन्होंने जो बताया था, ये कह रहे थे कि ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। क्लियर। इन्होंने कहा था कि सेल कुछ इस तरीके की होती है, हेक्सागोनल टाइप, और इन्होंने एक एक सेल को क्या कहा था, कंपार्टमेंट। क्या कहा था इन्होंने बेटा, कंपार्टमेंट। क्लियर। लेकिन याद रखना, क्योंकि इन्होंने मेनली जो डिस्कवरी एंड ऑब्जर्व किया था, वो क्या ऑब्जर्व किया था, सेल वॉल। क्योंकि प्लांट सेल में सबसे आउटर स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, और सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है। नॉर्मली बार्क भी एक डेड स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट है ये। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, डेड सेल था, और उन्होंने जो देखा तो उन्होंने बोला कि इट इज़ अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इस तरीके से उन्होंने कंपार्टमेंट्स को बताया था। ईच कंपार्टमेंट इज कंसिडर एज अ सेल। अब एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है बेटा कि इन्होंने ये बात, he explained this structure in his book। क्योंकि भाई आज हमको पता है कि इन्होंने ये बात कही, क्योंकि उस टाइम पर नेट तो था नहीं कि माना पड़ा इन्होंने नेट पर डाल दिया हो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोई ना कोई एक हार्ड मटेरियल छोड़ा होगा जिसकी वजह से ये बात कर रहे हैं। तो ही एक्सप्लेन्ड दिस स्ट्रक्चर इन हिज बुक, और उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। क्लियर। तो भाई एक ये डिस्कवरी इन्होंने सबसे पहले इन्होंने कर दी। लेकिन उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए, क्लियर, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, एंटन वॉन लीवनहुक। एंटोनी वॉन लीवनहुक, क्लियर, इन 1671। तो याद रखो, रॉबर्ट हुक के बाद में जो सेल डिस्कवर करी वो एंटोनी वॉन लीवनहुक ने की, और ही डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक नहीं, एंटोनी वॉन लीवनहुक ने डिस्कवर की थी। एंड ही डिस्कवर्ड सेल इन रेनी वाटर एंड टूथ स्कम। टूथ स्कम समझते हैं ना, दांतों में वो जो येलो येलोइश लग जाता है वो। तो याद रखना बेटा, रेनी वाटर और टूथ स्कम में इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, याद रखना। और जो मेन सेल्स थी, दीज सेल्स आर बैक्टीरिया। तो वो सेल्स कौन सी थी, दीज सेल्स आर बैक्टीरिया। तो वो मेन सेल्स कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि कौन सी थी, बैक्टीरिया। तो इन्होंने रेनी वाटर और टूथ स्कम में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। और याद रखिएगा बेटा, he called them wild animalcules। और इन्होंने उसे क्या कहा, वाइल्ड एनिमलक्यूल्स। क्लियर। इन्होंने उसे क्या कहा, वाइल्ड एनिमलक्यूल्स। क्यों, क्योंकि एनिमलक्यूल्स आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एनिमल्स। क्योंकि इन्होंने इसे बैक्टीरिया देखे तो उन्होंने कहा कि आगे चल के यही वो सेल्स होंगी जो कि क्या करेंगी, एनिमलक्यूल्स या वाइल्ड एनिमलक्यूल्स को उन्होंने नाम दिया, बिकॉज क्योंकि दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स, यही आगे चल के इन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाए होंगे। सेल टर्म इन्होंने नहीं दिया था, याद रखना बेटा, ठीक है ना। मैं बताता हूँ सेल टर्म किसने दिया था। सेल टर्म इन्होंने ही दिया था, रॉबर्ट हुक गिव्स द सेल टर्म, ठीक है ना, द टर्म सेल। क्लियर। बट एंटोनी वॉन लीवनहुक कॉल्ड देम वाइल्ड एनिमलक्यूल्स। और
इन्होंने मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया, इसीलिए ही वाज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? तो याद रखो बेटा, क्योंकि ही वाज द फादर ऑफ, ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैनी माइक्रोब्स। क्लियर? अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो इन सब सेल से जुड़ी हुई जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब स्टडी कर रहे हैं, इसके बेसिस पर इसकी फील्ड को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा बेटा। तो अब इसकी फील्ड को कहते हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी पढ़ते हैं ना कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही अगर हम सेल पढ़ रहे हैं तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। क्लियर? अगर हम सेल पढ़ रहे हैं तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो देखिए बेटा, उसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन समझें तो स्टडी ऑफ, बेटा अगर हम सेल बायोलॉजी की स्टडी को समझें, सेल बायोलॉजी की ब्रांच को अगर हम समझें, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड reproduction of cell, it is called cell biology. Clear? The cell biology is the branch in which we study about the structure, function and reproduction of the cell. It means reproduction of the cells means cells multiplication. Clear? तो अगर सेल बायोलॉजी की स्टडी क्या कहलाती है, सेल बायोलॉजी स्टडी कहलाती है स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन अगर सेल का हो रहा है तो उसके स्टडी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। अगर हम बात करें कि इस फील्ड को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था या कौन लेके आए थे, तो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कौन थे बेटा? स्वानसन। क्लियर? लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, देखो समझो, सेल बायोलॉजी तो ये स्टडी हो गई, आपने एक ब्रांच और पढ़ी होगी और अभी तक और काफ़ी सारे लोग इन सब बातों में डिफरेंस नहीं कर पाते। आपने एक और टर्म पढ़ी होगी साइटोलॉजी, और बहुत से लोग अगर डिफरेंस पूछते हैं तो कहते हैं कि भाई साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। तो सब एक ही बात है, सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी कह देते हैं। नॉर्मल सी बात भी है, दोनों बात हुई है लेकिन दोनों की स्टडी में अंतर है। अब बेटा यहाँ पर तो आप सेल के पूरे बाहर के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन और वो सेल मल्टीप्लाई किस तरीके से करता है, अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं तो सेल बायोलॉजी, और हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो आता है बेटा साइटोलॉजी के अंदर। तो याद रखना, स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल, याद रखना, स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और अगर हम बात करें फादर ऑफ साइटोलॉजी की, इसकी बात करें बेटा, अगर हम बात करें फादर ऑफ साइटोलॉजी की तो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। एंड ही गेव द टर्म सेल की, अगर हम बात करें
दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कितने पार्ट प्रेजेंट होते हैं? एक पार्ट प्रेजेंट होता है नॉन लिविंग पार्ट और एक प्रेजेंट होता है लिविंग। आप कहेंगे कि बेटा सेल में तो सेल अपने आप में लिविंग है या फिर वो बात में सेल में लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट? यस, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। भाई कुछ ऐसे पार्ट हैं सेल में जो सेल के हैं लेकिन कैसे हैं बेटा? नॉन फंक्शनल हैं। कैसे हैं? नॉन फंक्शनल है, कोई भी काम नहीं कर रहा। जैसे मान लो देखो डेड पार्ट पार्ट जैसे अगर हम बात करें हमारी बॉडी की बात करें फंक्शनल होता है, जो फंक्शंस कर रहा है सेल के, वो क्या कहलाता है? लिविंग पार्ट। क्या कहलाता है बेटा? लिविंग पार्ट कहलाता है। जैसे नॉन लिविंग पार्ट में अगर हम बात करें बेटा, तो नॉन लिविंग पार्ट में फॉर एग्जांपल सेल वॉल। सेल वॉल का अपने आप में कोई लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करता है। क्लियर? और इसके अलावा बेटा इंक्लूजन बॉडी, ये हम पढ़ेंगे अभी, व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल जो भी सेल में डाइजेस्ट होने के बाद रह गया, ये सब किस में आता है बेटा? नॉन लिविंग पार्ट में आता है। क्लियर? अब अगर हम बात करें लिविंग पार्ट की, तो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, अगर किसी भी सेल के लिविंग पार्ट को याद रखना, वो पार्ट सेल का जो काम कर रहा है, जो फंक्शन कर रहा है, क्लियर, वो पार्ट लिविंग का क्या कहलाता है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। याद रखना बेटा, द लिविंग पार्ट, द फंक्शनल पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। वो सेल का वो पार्ट जो आपके यहाँ आपकी सेल के लिए सभी काम कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है फंक्शंस को, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करें बेटा, तो देखो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, ये सब जो है वो आपके किस में आते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म में आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म एनिमल सेल के लिए ये प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दिया गया था, साइंटिस्ट थे पुरकिंजी। एनिमल सेल के लिए जो टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया था, वो किसने दिया था बेटा? पुरकिंजी। और प्लांट सेल के लिए जो टर्म दिया था, वो दिया था वॉन मॉल। ये भी साइंटिस्ट थे। तो द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. फॉर एनिमल सेल द टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय पुरकिंजी, एंड फॉर द प्लांट सेल द टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय द वॉन मॉल. दिस इज समथिंग अबाउट द सम साइंटिस्ट एंड द पार्ट. अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कौन कौन से वो टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट हैं. थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, प्लांट में कौन सी है, एनिमल में कौन सी है. क्लियर. तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट आने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पर. ओके.